चैप्टर अगर 12 क्लासेस में खत्म हुआ तो वो दोनों चैप्टर 5 to 6 क्लास में खत्म हो जाएंगे। हाँ, बोलो, कुछ कह रहे हो? नो सर। Okay. हमने कहाँ तक किया था? मैं लास्ट अगर पेज लाऊंगा तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मॉडल और अपने गोल्स कंप्लीट किए थे। एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था कि 13 इयर्स का मेगा प्रोजेक्ट था, 1990 में लॉन्च हुआ, 2001 में पहला ड्राफ्ट जर्नल नेचर में पब्लिश हुआ, फरवरी 2001 में। वेलकम ट्रस्ट यूके था, बाद में बहुत सारे कंट्री आते गए, 2003 में कंप्लीट हो गया। और नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसिंग भी इसमें रखी गई थी। सीक्वेंसिंग की कॉस्ट पूरे प्रोजेक्ट की जो टोटल एस्टिमेटेड थी वो अप्रोक्सीमेटली 9 बिलियन। और स्टोरेज के लिए फिर हमें एक तरीके से नई ब्रांच को स्टैब्लिश करना पड़ा, बिकॉज जो एनॉर्मस डेटा जनरेट हो रहा है उसका रिट्राइवल करने के लिए हमें सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए। वहां से एक न्यू ब्रांच आई, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इंपॉर्टेंट गोल्स में आपने पढ़ा था कि लगभग 20 to 25,000 जीन्स हमारी बॉडी में हैं, ऐसा हम मानते थे। अब इसको प्रूव करके देखना है कि एग्जैक्टली ये है या नहीं है। बट गोल सर ये था आपकी जो। वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्लियर है सर। सबको? सर नहीं आ रही है। सर साफ क्लियर है। ओके। सो गोल्स में ये था कि 20 to 25,000 जीन्स होने चाहिए। ये एक एस्टिमेशन था, इसको कंफर्म करना है, क्योंकि हम जीन सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमें हर एक जीन का सारा डेटा मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिल जाएगा। तो एक गोल ये रखा गया कि जीन्स की सीक्वेंसिंग करनी है, इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करना है। डेटा की एनालिसिस के लिए जो हमें टूल्स डेवलप करने पड़ेंगे या इम्प्रूव करने पड़ेंगे वो भी करना। इस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना है। और उसमें जो भी ईएलएसआई है उसको भी ध्यान में रखना है, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज जो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, मतलब जो भी प्रॉस एंड कॉन्स है उनको लेके जो चीजें बनाई गई हैं वो भी देखना है। और ये मॉडल ऑर्गेनिज्म थे, क्योंकि ह्यूमन बायोलॉजी को इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने के लिए एक प्रोकैरियोटिक सेल से एक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट कॉर्डेट में मैमल, दैट इज होमोसैपियंस, वहां तक जाने के लिए हमें इन मॉडल ऑर्गेनिज्म की जरूरत थी। तो हमने इनको भी सीक्वेंस किया। यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमें देखना है कि ये किस तरीके से किया जाएगा। मैथडोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या है। हालांकि हमें बेसिक मैथडोलॉजी पढ़नी है, मींस जो बुक में दी हुई है, क्योंकि आप पूरे प्रोजेक्ट पे क्या क्या यूज किया गया उन सब पे नहीं जा सकते। बट ये जरूर है कि बेसिक स्ट्रेटेजी क्या क्या लेनी है वो। अगर आपको याद हो तो आपने डीएनए रेप्लिकेशन जब पढ़ा था तब भी ये बात थी कि डीएनए रेप्लिकेशन भी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट में 1 था, यूकैरियोट में मैनी थे। इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन भी अगर कहीं से स्टार्ट हो रहा है तो भी हमें पता था कि उसके लिए प्रमोटर होगा, जहां आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा एंड इनिशिएट करेगा। ट्रांसलेशन में भी आपने पढ़ा कि देयर इज अ स्टार्ट सिग्नल, दैट इज एयूजी, दैट कोड फॉर मेथियोनिन, वो एक सिग्नल है। वहीं से प्रोटीन की सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड बनना शुरू होगा। एंड सेम इन द केस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर अलग अलग कंट्री को मान लीजिए हमारा एक सेल ले लिया और उस सेल से सारा डीएनए निकाल लिया, तो एक टेस्ट ट्यूब में एक पाउडर फॉर्म में डीएनए है। अब आपको कैसे पता कि इस डीएनए की जब हम सीक्वेंसिंग करना शुरू करेंगे तो सारे कंट्री एक ही जगह से सीक्वेंस करें? क्योंकि अगर हर कंट्री को अलग अलग सेक्शन दिया जाएगा सीक्वेंस करने का तो फिर आगे पीछे हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो। क्या हुआ, कुछ कैमरे में इशू है क्या? नो सर, अब बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा था। बाकी जो डेटा लिखना है वो तो आपको चीजें करनी ही है। सो हमें ये देखना है कि अलग अलग कंट्री जब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो फिर हर कंट्री एक एक ही पॉइंट से स्टार्ट करे। तो हमारे पूरे जीनोम में हमें वो जगह ढूंढनी है जो सबको पता हो, मतलब जितने भी कंट्री या लैब्स या साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं सब वहीं से काम स्टार्ट करेंगे। तो दैट पर्टिकुलर टर्म इज सीक्वेंस टैग साइट, एसटीएस, अभी हम पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट है जो हमारे पूरे जीनोम में, मतलब 24 क्रोमोसोम अगर हम
क्रोमैटिन की फॉर्म में देखेंगे, हमारे सेल का जो टोटल डीएनए निकाला जाएगा, तो उस पूरे जीनोम में ये डीएनए सीक्वेंस केवल एक बार आता है। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबको पता है कि एसटीएस कहाँ पे है, और वहां से वो काम स्टार्ट किया जाएगा। तो हमें एसटीएस के बारे में पढ़ना है, जो केवल एक बार पूरे जीनोम में आएगा, और इसकी पोजीशन क्या है, इस डीएनए के सीक्वेंस का, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ बेसिस क्या है, ये सब हमें पता है। तो एक पॉइंट ढूंढा गया जहां से ये सारा काम स्टार्ट करना है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एसटीएस। अभी हम इसके बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें ये भी देखना है, हमने जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था तो वहां एनसीईआरटी में मेंशन था कि यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट्स क्यों हैं। तो उसका रीजन दिया था बिकॉज डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है और पूरे डीएनए को एक साथ कॉपी करना इम्पॉसिबल है। तो मे बी नेचर ने एवोल्यूशन के टाइम पे हमको अलग अलग टुकड़े दे दिए। मैंने आपको एक मेट्रो पिलर का एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेट्रो लाइन में मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ पिलर्स लगने हैं, तो अब अगर एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और वो 1 से स्टार्ट करेगा, तो 1000 पिलर बनाने में तो सालों लग जाएंगे। तो टुकड़ों में काम दे दिया जाता है कि ठीक है 1 to 20 पिलर्स ये कंपनी बनाएगी, 21 to 40 ये कंपनी बनाएगी, सबको अलग अलग सेक्शन दे दिए गए। और जब सेक्शंस बन जाएंगे तो 20 से 21 को जोड़ने का काम केवल रह जाएगा, वो कोई और लास्ट में आके कर देगा। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि डीएनए क्योंकि बहुत बड़ा है हमारा, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा है, और क्रोमोसोम नंबर 1 में जितना डीएनए अगर हम उसको एक साथ सीक्वेंस करेंगे तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, क्रोमोसोम नंबर 1 के टुकड़े कर दिए, पीसेस बना दिए। अब वो पीसेस अलग अलग कंट्री, अलग अलग लैब या अलग अलग पर्सन को असाइन कर दिए कि इनकी सीक्वेंसिंग कर लीजिए। सीक्वेंसिंग करने के बाद सबने सीक्वेंसिंग कर ली, वो भी एक मेथड है कि सीक्वेंसिंग कैसे की होगी, बट मान लेते हैं कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि सीक्वेंसिंग करने के बाद इनको प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ना, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 जैसा था वैसा ही आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे किया जाएगा, क्योंकि अगर आपने जीन को आगे पीछे कर दिया, तो आपने पढ़ा था कि जीन की पोजीशन भी अगर एक ही क्रोमोसोम पे बदल जाएगी तो भी वो म्यूटेशन हो जाएगी। तो हमें वो ढूंढना है, जैसे मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मेथड होता है कि किसके बाद क्या आएगा, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। वो एक सॉफ्टवेयर है, सारा काम सॉफ्टवेयर से ही होता है। तो कहीं पे ये मत सोचिए कि हम करेंगे कैसे, वो आपको नहीं करना। सब कुछ सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर बेस्ड है। आपको सैंपल लोड करने, मशीन्स आर देयर, इक्विपमेंट्स आर देयर, वो अपने आप ये काम कर लेंगे। हमें सिर्फ वो नाम पढ़ने हैं जो यहाँ पे हमें यूज करने हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी में चीजें आपको पढ़नी है, वन इज एसटीएस एंड सेकंड वन इज सीक्वेंस एनोटेशन। हम नोट डाउन कर सकते हैं चीजों को। हमें बेसिकली मेथोडोलॉजी पढ़नी है, क्या क्या मेथड्स को यूज किया जाएगा वाइल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। और इस मेथोडोलॉजी में जो सबसे पहला पॉइंट आएगा दैट इज एसटीएस, सीक्वेंस एक्सप्रेस एस टैग्ड, सॉरी, सीक्वेंस टैग्ड साइट, एसटीएस आएगा। फर्स्ट वन इज सीक्वेंस टैग्ड साइट्स, एसटीएस। एक चीज तो ये आई, ये एसटीएस है क्या, ये बेसिकली एक डीएनए का टुकड़ा है। इट्स ए शॉर्ट डीएनए सेगमेंट, एक छोटा सा डीएनए का पीस है ना। इट्स ए शॉर्ट डीएनए सेगमेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब स्क्रीन वगैरह ठीक आ रही है ना? यस सर, वीडियो क्लियर नहीं है। बहुत ज्यादा वाइट आ रही है आपकी। वाइट आ रही है? यस ब्लर सर, ब्लरी सा हो रहा है। अच्छा, मैं 1 मिनट दो मुझे, मैं जरा कुछ करके राइट नाउ। सर नहीं हुआ ठीक। नहीं हुआ? अच्छा, मैं कुछ और देखता हूँ। अब आया क्लियर?
सर लिखने लायक है, आप कंटिन्यू करिए। ओके, मैंने सिर्फ ब्रॉडबैंड से मोबाइल डेटा पे शिफ्ट किया है, बाकी आप देख लीजिएगा। एसटीएस के बारे में लिखा हुआ है कि एक डीएनए का टुकड़ा है, इट्स ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, अकर्स ओनली वंस इन ए जीनोम, पूरे जीनोम में ये एक बार आएगा। इसकी एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब पूरे जीनोम में एक बार तो आएगा, बट कहाँ पे आएगा ये भी हमें पता है। और जो डीएनए का सेगमेंट है तो कुछ ना कुछ तो नाइट्रोजनस बेस होंगे, तो ऑब्वियस है कि ऑर्डर ऑफ बेसिस जो है वो भी हमें पता है, तो इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। सो एक शॉर्ट डीएनए सेगमेंट occurs only once in a gene whose exact position and order of basis is already known. Okay? अब इसको यूज करना है एज ए लैंडमार्क, किस जब भी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग या प्रोजेक्ट में काम किया जाएगा तो यहीं से क्लियर होगा। okay? तो इट मीन्स कि इसका फंक्शन क्या हो गया, इट सर्व एज लैंडमार्क फॉर ऑन द फिजिकल मैप ऑफ ए जीनोम। जब आप एक फिजिकल मैप बनाएंगे मीन्स आप ये बताएंगे कि एक क्रोमोसोम पे ये जीन्स हैं और ये क्रोमोसोम यहां से यहां तक है, तो इस सब में जो लैंडमार्क होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, वो एसटीएस कहलाता है ना। एसटीएस डीएनए का सेगमेंट है, तो इसका मतलब ये डीएनए का पार्ट। अब अगर यही डीएनए मान लीजिए एमआरएनए में चेंज हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, फिर इसको एक नया नाम दे दिया गया कि अगर इसी डीएनए से इस शॉर्ट डीएनए सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बन जाए तो डीएनए का एक्सप्रेशन एमआरएनए कहलाता है, तो इसका नाम दूसरा रख दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, है ना, ईएसटी हो जाएगा, है ना। व्हेन एसटीएस इज expressed as mRNA, it is called, तो इसका नाम चेंज हो गया, दिस इज नाउ नोन एज एक्सप्रेस्ड सर यस सर एक सीक्वेंस बार दोबारा करने की कोशिश करिए, थोड़ा ब्लर हो रहा है सब बच्चों को। एक्स ईएसटी। सर एक बार रुको, लेंस साफ करके देख लो। देखता हूँ लेंस साफ करके क्या होता है। मुझे लगता नहीं लेंस में कोई दिक्कत है, या फिर फोन ही खराब हो गया होगा, तो नहीं कह सकता। सर क्लियर है अब पहले से। सर सही है। अच्छा, तो बेबी कुछ लेंस में कुछ लगा है क्या। अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एसटीएस कहाँ प्रेजेंट है तो उसका आंसर डीएनए होगा, और अगर आता है कि ईएसटी कहाँ प्रेजेंट है तो उसका आंसर एमआरएनए होगा, है ना। दोनों में डिफरेंस है इस बात के लिए कि डीएनए से ही एमआरएनए बनता है, तो अगर ये डीएनए का सेगमेंट है तो जब इसका एमआरएनए बनेगा तो यही डीएनए का सीक्वेंस जो एसटीएस था, अब एमआरएनए पे उसी सीक्वेंस को आप ईएसटी बोलते हैं। बात एक ही है, हम क्योंकि जीन सीक्वेंसिंग करने वाले हैं, जीनोम की स्टडी करने वाले हैं, तो यूजुअली वर्ड एसटीएस ही यूज किया जाता है। तो ये पहली मेथडोलॉजी है जो हमें चाहिए, है ना। इससे ज्यादा एसटीएस या ईएसटी के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना, इतना याद रखिए। दूसरा हमारा क्या था, दैट टेक्निक और सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। अलाइनमेंट जब हम करते हैं तब हमें चाहिए सीक्वेंस एनोटेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जब आप पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करेंगे, पूरे जीनोम का मतलब अंडरस्टूड है कि सारी जीन्स आएंगी, और जीन में जब यूकैरियोट में आप जीन पढ़ते हैं क्योंकि ह्यूमन है तो यूकैरियोट ही होगा, तो जब आप जीन पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है एक्सॉन इंट्रॉन दोनों आएंगे, कोडिंग रीजन है नॉन कोडिंग रीजन दोनों आएंगे, ये हम सब चीजें पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जब आप पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करेंगे जिसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों पार्ट आ रहे हैं, और जब उनके डिफरेंट रीजन को असाइन किया जाएगा इन सीक्वेंस विद फंक्शन, तो वो पूरा मेथड या वो पूरी टेक्निक या वो पूरा सॉफ्टवेयर सीक्वेंस एनोटेशन कहलाता है। इसमें क्या करना है आपको, पूरी सीक्वेंसिंग करनी है, सीक्वेंसिंग ऑफ होल सेट ऑफ जीनोम
होल सेट ऑफ जीनोम का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑल द जीन्स आएंगी जितनी भी हमारी बॉडी में हैं, विद एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स। आपको सर पता ऊपर है कर कि दीजिए। यूकैरियोट में जीन स्प्लिट जीन होती है, स्प्लिट जीन होती है तो एक्सॉन इंट्रॉन ऑब्वियस है कि होगी ही होगी। तो हम सारी जीन्स की बात कर रहे हैं और इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों। अब क्योंकि यहाँ पे ये मत सोचिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और केवल एक्सॉन ही हमारे काम का है, तो इंट्रॉन को हम क्यों इतनी मेहनत करनी। इंट्रॉन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रॉन से ही आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था, इंट्रॉन से ही इवोल्यूशनरी ह्यूमन बायोलॉजी को स्टडी किया जाता है, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स के हिसाब से ये इंट्रॉन ही इंपॉर्टेंट थे। तो इसलिए एक्सॉन इंट्रॉन पूरा हमें सीक्वेंस करना है, जबकि ट्रांसलेशन में आपने यही पढ़ा है कि इंट्रॉन वाले पोर्शन को आप कट कर देते हैं और करस्पॉन्डिंग टू दैट एक्सॉन को लाइन से जोड़ के और फिर जो प्रोसेस्ड एमआरएनए होगा उससे पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस की जाती है। तो यहाँ पे सारे जीन्स जिनमें एक्सॉन इंट्रॉन है उन सबको आपको सीक्वेंस करना है और इनके फंक्शंस और इनकी लोकेशंस दोनों चीजें हैं, है ना। असाइन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन है जीनोम में, सब सीक्वेंस में लेना है क्योंकि टेक्निक का नाम ही है सीक्वेंस। और इन सारे रीजन के फंक्शंस भी देखने हैं विद फंक्शंस। तो अलग अलग रीजन को सीक्वेंस में लेके आना है और उन सबके फंक्शंस के बारे में भी पता करना है। तो ये सीक्वेंस एनोटेशन कहलाता है, तो हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो दो चीजें हो गई, हमें सीक्वेंस एनोटेशन और एसटीएस, ये दो चीजें चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कोई भी बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जब कोई प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो कुछ चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेसिस था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का भी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी। और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करने के लिए जो टेक्निक था हमारा वो आरएफएलपी था, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो आरएफएलपी की जरूरत यहाँ भी पड़ेगी। आरएफएलपी कैसे करते हैं वो ऑलरेडी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ चुके हैं, सेम चीज यहाँ भी है, सेम वहां पे भी है। तो वी नीड ऑल्सो आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर आपको किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए, अगर आप बायोटेक पढ़ चुके हैं तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में आपको एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है। वेक्टर की वजह से हम जो है डिजायर्ड जीन का एक्सप्रेशन स्टडी कर सकते हैं। और यूकैरियोट के जो वेक्टर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्टेड वेक्टर है, मतलब उन्हें हमने बनाया, नेचर ने नहीं बनाया है। तो हमें क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। वी नीड क्लोनिंग वेक्टर्स ऑल्सो। क्लोनिंग वेक्टर दो हमें चाहिए, एक है बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम पूरा लिख लीजिएगा, BAC बैक, और एक ईस्ट का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है YAC, YAC। तो हमें क्लोनिंग वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। क्लोनिंग वेक्टर का रोल आप बायोटेक में पढ़ते हैं, जीन के एक्सप्रेशन के टाइम पे वी नीड वेक्टर ऑल्सो। सो हमें वेक्टर चाहिए। और इसके अलावा जो बेसिक मेथड्स होते हैं, PCR है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये सब चीजें तो आएंगी आएंगी। तो लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें PCR चाहिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, बस ये सब एटसेट्रा। कुछ और भी अगर है तो वो सब भी बुक के हिसाब से हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, EFT या STS जो भी आप बोल रहे हैं, और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। बाकी क्योंकि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पे ये बेस है इसलिए आरएफएलपी की जरूरत है। जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी कर, क्योंकि हमें हर जीन का फंक्शन देखना है, तो जीन के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए हमें क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत है। यूकैरियोट में जो क्लोनिंग वेक्टर यूज किए जाते हैं दैट इज BAC एंड YAC, ये हमने यूज किए। और PCR, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब तो आरएफएलपी जब आप करोगे तो उसमें जरूरत पड़ती है, उन सब की भी जरूरत यहाँ पे आएगी। सो मेथोडोलॉजी के हिसाब से हमने सर ये ऊपर चीजें कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि एक बेसिक लाइन अगर हम इसको सीक्वेंस में करें तो हमें क्या क्या करना है। सीक्वेंसिंग के बेसिक स्टेप्स आपके बुक में एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिए हैं, तो उनसे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। हटा दो शीट। नो सर। देखो
सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। आप फिर केमिस्ट्री का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं? सर स्क्रीन सर नहीं आ आपकी रही। सर स्क्रीन नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन, अच्छा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। चैट बॉक्स में मैं आपका चैट देख रहा था तो पता चला कि आप केमिस्ट्री का सिलेबस लिख रहे हैं। तो हो गया। सर एक अब मिनट ब्लर से हो ब्लर गई। आ रही है। सर क्लोनिंग वेक्टर के नीचे क्या लिखा है? पीसीआर और इलेक्ट्रोफोरेसिस। पीसीआर एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। हटा दो शीट। अच्छा, यस सर। सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सीक्वेंसिंग में स्टार्टिंग में, क्योंकि आरएफएलपी के जैसा ही है जैसे आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया था, उसी तरीके से आपको देखना है। टोटल सेल, जो भी एक सेल है उसका टोटल डीएनए कंटेंट लेना है हमें स्टार्टिंग में। दैट इज टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल। जैसे हमने लिखा था डीएनए आइसोलेशन, बेसिकली इसको क्या लिखा था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आपको डीएनए का आइसोलेशन करना है, ठीक है। कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे भी आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में लिया था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, फिर आप इस डीएनए को अलग अलग फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी आपने पढ़ा कि हम डायरेक्टली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे तो उससे अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। तो हम सीधे सीधे ले सकते हैं, ये डीएनए कन्वर्ट होगा, कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रैगमेंट्स ऑफ स्मॉलर साइज। आप सारे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बना देंगे, तो रैंडम साइज बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, इन डीएनए के टुकड़ों को आपको क्लोनिंग वेक्टर में ले जाना है, इनको क्लोन करना है। क्लोनिंग इनटू सुटेबल वेक्टर। वेक्टर आपने पढ़ा, ये बीएसी और वाईएसी दोनों में से जो फिट बैठता है वो कर लिया जाएगा। वेक्टर में ले जाने के बाद आप इनका साइज बड़ा करेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। और लास्ट में जब ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स सब एम्प्लीफाई हो गए, मतलब इनका नंबर बढ़ गया, तो आप इनको अलग अलग लैब में भेज के इनकी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स विद ईज, मतलब आसानी से हो जाएगा। अब ये सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं वो हमें देखना है ना। सीक्वेंसिंग हो जाएगी, सीक्वेंसिंग मतलब जो मशीन है वो, उसके बारे में बस एक आइडिया दिया हुआ है कि हम सीक्वेंसिंग करते कैसे है ना। हमने मान लीजिए बेसिकली क्या किया, एक सेल से डीएनए लिया, जिस भी सेल के अंदर डीएनए है, कहीं से भी डीएनए ले लीजिए आप। फिर आपने डीएनए को सीधे सीधे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया, तो एक रैंडम फ्रैगमेंट्स स्मॉलर साइज के बन जाएंगे। इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या करेंगे, वेक्टर में डालेंगे। हम फिंगरप्रिंटिंग में क्या कर रहे थे, इन फ्रैगमेंट्स को हम जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर रहे थे, बट यहाँ पे हमें कोई बैंड तो देखने नहीं है, हमें कोई मैच तो करना नहीं किसी से कुछ भी। हमें सीधे सीधे क्या करना है कि इन फ्रैगमेंट्स को वेक्टर में डाल के इनको क्लोन करना है। क्लोनिंग कर लिया आपने, क्लोनिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट आया उसको एम्पलीफाई कर लीजिए।
है ना। क्लोनिंग वेक्टर का पर्पज ही होता है कि डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए वेक्टर को यूज किया जाता है। तो हमने इनका एम्प्लीफिकेशन कर लिया, बड़ा हो गई, ये स्मॉलर साइज के थे बट एम्प्लीफाई कर लिए तो साइज में बड़े हो गए। अब जब बड़े हो गए तो आप इन फ्रेगमेंट्स को आसानी से जो है वो सीक्वेंस कर सकते हैं। सीक्वेंस करने के लिए जो एपरेटस है वो ऑलरेडी मेड एपरेटस है, मतलब ऑलरेडी एक कंप्यूटराइज एपरेटस आता है जिसको हम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स बोलते हैं। आपको सिर्फ उसमें सैंपल लोड करना है और आपका ग्राफ और कंप्यूटर पे सारी इमेज बन के आ जाएगी किसका सीक्वेंस क्या है, मतलब इस फ्रेगमेंट में एटीजीसी का एग्जैक्टली अलाइनमेंट क्या है, कौन किसके बाद आ रहा है, सब कुछ निकल के आ जाएगा। नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, प्यूरिन पैरिमिडीन कितने हैं, इनका सीक्वेंस कितना है, इनका साइज कितना है, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। उसके लिए जो ऑपरेटर्स है वो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स है। यहाँ पे एनसीईआरटी में ये समझाया गया कि ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स कैसे बनाए गए होंगे, क्योंकि हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज करते जाएंगे। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात हो रही थी तब नहीं पता था कि डीएनए सीक्वेंसर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो पहले वो मशीन बनाएगी, फिर उस मशीन को यूज करके ये काम किया गया। सो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स कैसे बनाए गए, इसके लिए आपकी बुक में एक लाइन दी हुई है। ऑलरेडी अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग के लिए एक एपरेटस आता है। जैसे किसी भी प्रोटीन में मोनोमर क्या होते हैं, प्रोटीन किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से। तो किसी भी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, इसके लिए ऑलरेडी एक एपरेटस है जिसे हम अमाइनो एसिड एनालाइजर कहते हैं, AAA अमीनो एसिड एनालाइजर। वो फ्रेडरिक सेंगर ने डेवलप किया था, है ना। फ्रेडरिक सेंगर, मुझे जहां तक नॉलेज है, ही इज द ओनली पर्सन जिसको एक ही फील्ड में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। बाकी किसी भी साइंटिस्ट को एक ही फील्ड में 2 बार नोबेल प्राइज नहीं मिला हुआ, फ्रेडरिक सेंगर को मिला हुआ है। उनका जो पहला नोबेल प्राइज था 1958 का, वो था इंसुलिन की सीक्वेंसिंग। इंसुलिन आप जानते ही पेप्टाइड हार्मोन है, 11th में पढ़ा होगा। पेप्टाइड है तो अमाइनो एसिड का बना होगा, तो इंसुलिन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, इस चीज को सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था, तो उनको नोबेल प्राइज उस टाइम पे मिला। एंड दैट एपरेटस जो उस टाइम पे बना था वो अमीनो एसिड एनालाइजर कहलाता है। तो जो कॉन्सेप्ट अमीनो एसिड एनालाइजर बनाने के लिए फ्रेडरिक सेंगर ने यूज किया, उसी कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पे, क्योंकि हमें डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है, तो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स बनाए गए और बाद में फिर इन सीक्वेंसर्स को यूज किया गया। हमें इन सीक्वेंसर्स के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये देखना है कि ये बना कैसे। तो बुक में दिया है कि फ्रेडरिक सेंगर के मेथड के अकॉर्डिंगली इनको बनाया गया था। तो इसी पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स विद ईज लिखा हुआ है। इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, वी नीड ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, ये एपरेटस है। किस चीज के लिए, दिस इज फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स। जो आपने फ्रैगमेंट्स एम्पलीफाई किए उनको सीक्वेंस करने के लिए ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स चाहिए। और ये किस पे काम करते हैं, दिस इज वर्क on the method developed by F लिख दे रहा हूं, फ्रेडरिक सेंगर। आप सेंगर याद रखेंगे तो चलेगा। इस एपरेटस का नाम क्या है, अमाइनो एसिड एनालाइजर। आपको सिर्फ प्रोटीन का सैंपल लोड करना है, उसमें कितने अमाइनो एसिड हैं और कौन किसके बाद आएगा ये पता चल जाएगा। फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ए प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता करने के लिए अमाइनो एसिड एनालाइजर है जिसको फ्रेडरिक सेंगर ने डेवलप किया था। तो जो आइडिया इस मशीन को डेवलप करने का था, इस साइंटिफिक इक्विपमेंट को डेवलप करने का था, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स बनाए गए इन डीएनए फ्रैगमेंट्स की सीक्वेंसिंग करने के लिए। तो ये आपकी बुक में दिया है, ये हो गया। अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स को सीक्वेंस में कर लिया, ठीक है। और ये 10 फ्रैगमेंट हैं, 10 फ्रैगमेंट्स के आपने सीक्वेंस पता कर लिए कि एक फ्रैगमेंट के अंदर ये डीएनए का सीक्वेंस है, मींस एक फ्रैगमेंट में ये नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, 9th एंड 10th में ये।
अब क्या करना है, इन 10 डीएनए सेगमेंट्स को वापस आपको वैसे ही जोड़ना है, क्योंकि हमें तो बेसिकली टोटल डीएनए से देखना है चीजों को। पहले हमने तोड़ा ताकि छोटा हो जाए और आसानी से सीक्वेंस कर सके। तो ये आ गए, सीक्वेंसिंग करने के बाद इन्हें जोड़ा जाएगा और फिर यहाँ तक जाएंगे। अब जोड़ने में आपको ध्यान रखना होता है कि जोड़ने में ये अलाइनमेंट गड़बड़ ना हो जाए, 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद ही 3 आए और 3 के बाद ही 4 आए, ये देखना है। अब ये कैसे देखा जाएगा, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में आप काम कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब में तो आपने जो है वो 10 फ्रेगमेंट्स दे दिए, आपको कोई भी फ्रेगमेंट दिखाई तो दे नहीं रहा, बस आपको पता है कि आपने क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शन कराई है इसलिए इनका फ्रेगमेंट बन गए होंगे। फ्रेगमेंट को स्टडी कर लिया, अब इन फ्रेगमेंट को जोड़ के दोबारा से डीएनए बनाना है। अब जब दोबारा से जोड़ेंगे तो उसके तो फिर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं आपको एक रफ पेपर पे इस बात को समझाऊं तो आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास केवल 4 सेगमेंट है ABCD। अब इसका सीक्वेंस मुझे पता करना है, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, ABCD भी हो सकता है, ABDC भी हो सकता है, BACD भी हो सकता है, BADC भी हो सकता है, ACBD भी हो सकता है, ACDB भी हो सकता है, CABD भी हो सकता है, NCADB भी हो सकता है और मैनी मोर, है ना। कितने आएंगे, 4 की पावर 4। 16। नहीं 16 तो तब आते हैं जब 4 की पावर 2 होती है। 16 तो आपने डाई हाइब्रिड के लिए पढ़े थे ना, ट्राई हाइब्रिड के लिए कितने पढ़े थे, 64। Yes, sir. और ये टेट्रा हाइब्रिड के जैसा क्रॉस बनेगा। दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मैथमेटिक्स में 11th की मैथमेटिक्स में है, पूरा चैप्टर होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस निकालने के तरीके। अब हमें क्या करना है, जब इतने सारे सेक्शंस हैं तो इतने सारे सेक्वेंस में से एग्जैक्टली वो सेक्शन कौन सा है, वो सीक्वेंस कौन सा है जो ओरिजिनल हमारे डीएनए में होता है, कैसे पता चलेगा। क्या ये ह्यूमन कर सकता है, नहीं कर सकता, दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। अगर हम ये पता करना चाहें बिना मशीन को यूज किए कि किसके साथ कौन सा सीक्वेंस है तो नहीं आ सकता। कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर्स हैं वो ये पता करते हैं। इसी टेक्निक को सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं कि आपको इन सीक्वेंस का जब अलाइनमेंट करना होगा, जब इन सीक्वेंस को, ये तो पता है कि 4 सीक्वेंस बन गए, चारों का इंडिविजुअल नाइट्रोजनस बेस भी पता है, बट कौन किसके बाद आएगा ये तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन गए ना। अब एग्जैक्टली वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो ओरिजिनल था। तो कैसे पता चलेगा, ओरिजिनल डीएनए से बनने वाली प्रोटीन्स मैच देखनी है, और मान लीजिए अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ सीक्वेंस हैं तो इन n नंबर से बनने वाली प्रोटीन देखनी है। जो 2 प्रोटीन मैच कर जाएंगी वो सीक्वेंस इसके साथ मैच कर जाएगा। तो उल्टा करना है बैक में आपको, है ना, कि आपको क्या करना है कि आपके पास मान लीजिए 100 कॉम्बिनेशन है तो 100 तरीके से प्रोटीन्स बनेगी, आपको वो प्रोटीन ढूंढनी है जो ओरिजिनली बॉडी के अंदर बनती है। और अगर ये दोनों प्रोटीन मैच हो गई तो फिर इसका मतलब इसका सीक्वेंस ABCD था तो इसका भी ABCD ही रहा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीक्वेंस एनोटेशन की टेक्निक को डेवलप किया गया था ये। और फिर हमारी बॉडी में स्पेशली फॉर ह्यूमोसैपियंस, ह्यूमन के अंदर ओवरलैपिंग जीन्स भी होते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ओवरलैपिंग जीन्स है। इसका मतलब जीन एक दूसरे के साथ नाइट्रोजनस बेस को शेयर करते हैं, जबकि नॉर्मली प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, इसलिए उसकी सीक्वेंसिंग करना बड़ा आसान है। लोअर एनिमल्स में भी ऐसा नहीं होता, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरलैपिंग जीन्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, वो भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर कैलकुलेशंस ऑलरेडी दे रखी है। तो जब आप ये डीएनए सीक्वेंसर से सीक्वेंसिंग कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा कि इन सीक्वेंसेस को अरेंज करना है। सीक्वेंसेस वर अरेंज based on overlapping genes या region present। और जब आप ये करेंगे तो यहां से क्या होगा, it will generate, there is generation of overlapping fragments फॉर सीक्वेंसिंग। हालांकि ये भी किया गया, उस टेक्निकल इश्यू को भी सॉफ्टवेयर से सॉल्व किया गया। हमें सिर्फ ये याद करना है बेसिकली कि अगर ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो तब क्या होगा। तो उस चीज के भी प्रॉब्लम साइंटिस्ट ने सोल्यूशन उसका भी निकाला।
और उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो भी इंक्लूड किया गया। अब जब आपको ये सीक्वेंसेस पता चल जाएंगे तो इनको अलाइन करना होगा, इनका अलाइनमेंट करना होगा और एक फिजिकल मैप तैयार करना होगा। अलाइनमेंट करने का मतलब है सीक्वेंस एनोटेशन। टर्न कर दूं? इसके बाद क्या आएगा? सर एक बार पीछे कर दो। सर सर, थोड़ा और ऊपर। ठीक है। हो गया? यस सर। ओके। अब इसके बाद आपको अलाइनमेंट करना है इनका, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसेस। और ये हर क्रोमोसोम के अलग अलग है, असाइंड टू ईच क्रोमोसोम, क्योंकि हमें ये भी पता करना था कि कौन सा जीन हमारी बॉडी के कौन से क्रोमोसोम पे। यही टेक्निक आपकी थी सीक्वेंस एनोटेशन, जो आपने स्टार्टिंग में मेथोडोलॉजी में लिखी हुई है। इसी के लिए बुक में लिखा है कि ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, तो फिर हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किए जो सीक्वेंस एनोटेटेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिससे ये सीक्वेंसिंग ऑफ अलाइनमेंट हो पाती है, अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसिंग हो पाती है क्रोमोसोम के हिसाब से। और फिर लास्ट में एक टास्क ये भी था कि जब आपने ये भी देख लिया कि कौन सा सीक्वेंस किसके बाद आएगा बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन, उसको इशू को सॉल्व करके सीक्वेंस एनोटेशन का सॉफ्टवेयर यूज करके हर क्रोमोसोम पे जीन कौन से हैं ये सब भी पता कर दिया। अब एक लास्ट में रह गया कि आपको एक फिजिकल मैप बना के दिखाना है। मान लीजिए मैं ड्राइंग में लिखूं कि यहाँ से यहाँ तक 1 क्रोमोसोम है और उस पर जीन ए के बाद डी आ रहा है, डी के बाद एल आ रहा है, एल के बाद एम आ रहा है, एम के बाद ए आ रहा है, ए के बाद पी आ रहा है, लाइक दिस, जो भी जीन का सीक्वेंस है वो। और ये आपको दिखाना पड़ेगा। फिजिकल मैप का मतलब है आप देख सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में चीजें दिखाई नहीं देती, उनको केमिकली एनालाइज किया जा सकता है, तो हमें एक फिजिकल मैप भी देखना है। सो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक, लास्ट है ये, और फिजिकल मैप। मैपिंग ऑफ द जीनोम। और ये कैसे करेंगे? सेम, यूजिंग इंफॉर्मेशन based on DNA polymorphism। आपने लिखा था DNA polymorphism is the basis of both human genome project as well as DNA fingerprinting। यहाँ क्या यूज किया था आपने? restriction endonuclease। recognition site। restriction endonuclease की recognition sites थी वो। यहाँ पे जो स्टडी किया जाता है वो है few repetitive DNA sequence। और ये DNA सीक्वेंस कौन से हैं? वो जो आपने छोड़ दिए थे, दैट इज माइक्रोसैटेलाइट। याद है? माइक्रोसैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट से हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की थी, VNTR RFLP। और माइक्रो सैटेलाइट को छोड़ दिया था। ये क्या कि माइक्रो सैटेलाइट को आप एक नई टेक्नोलॉजी मैंने आपको लिखाई थी RAPD, वहां यूज कर सकते हैं, या माइक्रो सैटेलाइट से आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को यूज करते हैं। तो मिनी सैटेलाइट से आपने फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी है और माइक्रो सैटेलाइट से आपने बेसिकली ये किया हुआ है। So, इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट होगा। आपको ये सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी आई जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे सीक्वेंसिंग या मेथोडोलॉजी, तो भी आपको लिख के देना होगा। और कॉम्पिटिटिव में आएगा तो यूजुअली STS और EST पूछा जाता है बेसिकली, या सीक्वेंस एनोटेशन क्या है, फ्रेडरिक सेंगर, अमाइनो एसिड एनालाइजर, ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई स्टेप बाय स्टेप तो पूछे नहीं जा रहे,
या फिर अभी आप सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे, यूजुअली वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एनीवे ये मेथोडोलॉजी था, एसटीएस, सीक्वेंस एनोटेशन, आरएफएलपी, क्लोनिंग वेक्टर, पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारे इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजिकल एपरेटस हैं। इनको यूज करने के लिए हमने एक जनरल लेआउट स्टडी किया। सबसे पहले टोटल डीएनए निकाला, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करके स्मॉलर साइज में कन्वर्ट कर दिया, साइज को क्लोन करके हमने एम्पलीफाई कर लिया और उनको सीक्वेंस किया विद ईज। सीक्वेंस आसानी से हो जाए इसके लिए ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स बनाए गए थे, विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अमाइनो एसिड एनालाइजर डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन। ये आइडिया दिया था, तो उस आइडिया को यूज करके ये बनाए गए। अब क्या करना है, इन्हीं सीक्वेंसेस को आपको जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ ओवरलैपिंग जीन के कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए सीक्वेंस करना है, इनको अलाइन करना है हर एक क्रोमोसोम के लिए। दैट मेथोडोलॉजी इज सीक्वेंस एनोटेशन। और लास्ट में एक चैलेंजिंग टास्क ये भी है कि इसका फिजिकल मैप बनाना है। फिजिकल मैप बनाने के लिए आपको फिर वही जाना पड़ेगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म और रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट्स। आपने लिखा था कि जो सेगमेंट्स होते हैं दे आर फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के लिए आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा है। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो एल्क जेफरी ने स्टार्ट किया था वो था आरएफएलपी के अकॉर्डिंगली, दैट इज बीएनटीआर विच इज कॉल्ड मिनी सैटेलाइट। यहाँ जो आप यूज कर रहे हैं रेपिटेटिव सीक्वेंसेस वो बेसिकली माइक्रो सैटेलाइट वाले, क्योंकि हमें हर एक न्यूक्लियोटाइड का पता करना था। और आपको लिखा ही था मैंने कि माइक्रो सैटेलाइट की प्लस पॉइंट यही है कि 1 to 6 बेस पेयर का भी अगर कोई डिफरेंस है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी अगर डिफर करता है तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं यूजिंग माइक्रो सैटेलाइट। जबकि मिनी सैटेलाइट के लिए आपने लिखा था 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस होना चाहिए बीएनटीआर का, तो स्टडी होगा। तो क्योंकि हमें हर एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में एग्जैक्टली पता करना है, इसलिए फिर ऑब्वियस है कि हमने मिनी सैटेलाइट पे फोकस किया। अब ये सब करने के बाद जब हमारा पूरा जीनोम सीक्वेंस हो गया तो इसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, हमें सीक्वेंस में क्या क्या मिला, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से बुक में दिए, ये बस आपको लर्न ही करने। सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, क्या क्या मिलेगा हमें। जैसा हमने एस्टिमेट किया था कि हमारे जीनोम के अंदर नंबर ऑफ बेसेस कितने होंगे, अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन, हमने हर जगह यही लिखा है। बट क्योंकि अब तो हम सिंगल बेस पेयर को भी स्टडी कर चुके हैं तो अप्रोक्स का जैसा तो कुछ आएगा नहीं। वी हैव एग्जैक्ट काउंट ऑफ नंबर ऑफ बेसिस इन टोटल जीनोम। वो कितना है वो भी हम लिखते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ बेसिस इन जीनोम, ह्यूमन जीनोम। ये कितना है, दिस इज 3.1647 बिलियन। अभी तक आप क्या लिख रहे थे, अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन, बट अब अप्रोक्स नहीं है, अब आपको नंबर पता है। नंबर कितना है, 3.1647 बिलियन। आपकी बुक में मिलियन में भी लिखा हुआ है, तो मिलियन में लिखेंगे तो 3164.7 मिलियन हो जाएगा, है ना। जैसा पूछा जाए वैसा कर लीजिएगा। टोटल जीन्स कितने हैं, जो हमने एस्टिमेट किया था वही निकल के आया। क्योंकि हमारी बॉडी में ओवरलैपिंग जीन्स हैं इसलिए टोटल जीन्स का नंबर एग्जैक्ट नहीं आएगा। दिस इज 20,000 to 25,000, है ना। कभी पूछा तो नहीं गया कि हमने जब हर एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता कर लिया तो जीन का नंबर 5,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग जीन्स। क्योंकि जब जीन का सेगमेंट ओवरलैप करेगा तो आप ये काउंट नहीं कर पाओगे कि इसको इधर कंसिडर करें या इसको इधर करें, ये पोर्शन तो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये डिफरेंसेस आता है। तो अप्रोक्सीमेट जो टोटल जीन्स निकली है वो वही थी 20 to 25,000 जो दिया। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज जीन का साइज निकल जाएगा। एवरेज जीन साइज कितना निकल के आएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2000 बेसिस। अगर मान लीजिए 20 से 25,000 जीन है और इतने नाइट्रोजनस बेस हैं, तो आप डिवाइड करके जब निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 2000 बेसिस निकल के आएगा, है ना। नहीं तो याद कर लीजिए, सारा डेटा ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। हालांकि ये अप्रोक्सीमेट है, एवरेज निकाला आपने, ऐसा नहीं है कि इतने बेसिस हर जीन में होंगे। यहाँ पे 2 जीन्स आपकी बुक में दिए हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, बिकॉज ये वेरिएबल है। तो अगर आप लार्जेस्ट जीन की बात करेंगे, लार्जेस्ट जीन ऑफ द बॉडी, तो लार्जेस्ट जीन हमारा
उसका साइज क्या है? लार्जेस्ट जीन साइज इज 2.4 इंटू 10⁻⁶ बेसिस, या 2.4 मिलियन लिख सकते हैं आप, है ना? तो ये 2,40,000 बेसिस हैं, जबकि यहाँ सिर्फ 2,000 लिखा हुआ है। और ये जीन है कौन सा, वो भी बुक में दिया है, दैट इज ड्यूकनेज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आपको कहीं पढ़ाया था, याद है किसी को? कहीं डीएमडी पढ़ा था आपने? डीएमडी कहाँ पढ़ा था आपने? ड्यूकनेज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सर ये डिसऑर्डर था। कौन सा डिसऑर्डर है? सर ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट है? श्योर? श्योर सर। गलत है, बताओ। ऑटोसोमल सर डोमिनेंट रिमिटेड नहीं है। सर 2 मिनट रुकना। वो क्या कहते हैं, ऑटोमिनी तो नहीं है, रिमिटेड। X linked recessive. एक्स लिंक रिसेसिव है ये। डीएमडी इज एक्स लिंक रिसेसिव अलॉन्ग विद हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। वहां पे आपको डीएमडी पढ़ाया है। पेपर में कोई नहीं पूछने वाला कि श्योर हो या नहीं हो, जो मन में आया वो बबल करके चले जाओगे। और इसीलिए तब आपको वहां पता था कि ऐसा नहीं है कि डीएमडी यहाँ नहीं दे रखा तो कभी पूछा नहीं जाएगा, बिकॉज अगले चैप्टर में डीएमडी आप पढ़ोगे, तो बस इतना ही पढ़ना है आपको कि डीएमडी हमारी बॉडी, डीएमडी का जो जीन होगा, मतलब ड्यूकेनेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो जीन है, वो डिस्ट्रॉफिन जीन बेसिकली कहलाता है। डिस्ट्रॉफिन जीन में म्यूटेशन होगा तो डीएमडी होती है। तो उसका जो जीन है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जीन है, 2.4 मिलियन बेस पेयर से मिलकर बना हुआ है। जबकि सबसे छोटा जीन जो हमारी बॉडी में है वो टीडीएफ है। टीडीएफ याद है? टीडीएफ कहाँ पढ़ा था? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, वाई क्रोमोसोम में आपको पढ़ाया था। वाई क्रोमोसोम ह्यूमन मेल में होगा तो ऑब्वियस है कि जो स्मॉलेस्ट जीन है वो ह्यूमन मेल में बेसिकली प्रेजेंट होगा। तो एवरेज जीन साइज तो 2,000 बेस पेयर हो गया, बट वेरिएबल है, ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। ठीक है। फिर हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 0.1% जो है वो डिफरेंसेस हैं हमारे जीनोम्स में, जो हमें इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 99.9% जीनोम हम सबका एक जैसा ही है। ये लाइन यहीं से देखी गई थी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ही कंक्लूजन है कि 99.9% बेसिस are exactly same in all people. हम सबकी बॉडी में 99.9% जीनोम सेम है, केवल 0.1% डिफरेंस है, और उसी 0.1% को स्टार्ट लेके हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हटा दूं? नो सर, ऊपर कर दीजिए। ये लीजिए, अच्छा आप लिख लो। नेक्स्ट, हमारी बॉडी में जितने भी जीन्स हैं लाइक दिस 20 to 25,000 टोटल हैं। इसमें से 50% जीन्स ऐसे हैं जिनका फंक्शन अभी हमें पता ही नहीं है, वो हमारी बॉडी में है, बट क्या काम करते हैं वी डोंट नो। सर ऊपर कर दीजिए। लो ऊपर ही है। नेक्स्ट क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 50% जीन्स डिस्कवर्ड हैव अननोन फंक्शन। ओके सर, हो गया। ठीक है, कोई नहीं। सर हाँ, सर एम्प्लीफिकेशन मतलब यही तो होता है कि किसी भी डीएनए की सीक्वेंस को उसकी कॉपी बनाना हो बहुत सारी। हाँ, यस, डीएनए एम्प्लीफिकेशन वही है, बायोटेक में दिया हुआ सर डीएनए एम्प्लीफिकेशन। सर उसे हम हाँ, पीसीआर से और किसी भी वेक्टर दोनों की तरफ से कर सकते हैं ना, दोनों में। पीसीआर से भी एम्पलीफाई कर सकते हो, वेक्टर को यूज करके भी कर सकते हो, हमारी जरूरत के हिसाब से होता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। सर सुटेबल कौन सा होता है?
जरूरत के हिसाब से। जरूरत हमारी अलग अलग होती है, सुटेबिलिटी कुछ नहीं होती है, एज पर नीड चीजें की जाती हैं। अब आप कहें कि मान लीजिए मेडिकल आपकी जरूरत है और मैं कहता हूं कि मेडिकल मेरी जरूरत नहीं है, अब ये तो ना क्राइटेरिया है कि इसमें बेस्ट क्या है। बेस्ट तो तब आएगा ना जब आप उस फील्ड के हिसाब से चलोगे। बायो के हिसाब से आप सोच रहे हो कि ठीक है एमबीबीएस इज द बेस्ट ऑप्शन, बट मेरे लिए तो एमबीबीएस बेस्ट ही नहीं है, मेरे लिए तो बेस्ट आईआईटी है। मैं तो जेई करना क्लियर करना चाहता हूँ, तो आपका बेस्ट कैसे हो सकता है? मेरा बेस्ट अलग है, आपका बेस्ट अलग है। तो सर ऐसे मैं कंडीशंस हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं। आपको जीन का साइज देखना है। आप जैसे वेक्टर कहते हैं कि सुटेबल वेक्टर क्या है, आपके बायोटेक में है ना, बहुत सारी जगह पे आपको, क्योंकि बायोटेक आपको सर्जोलॉजी में पढ़ाएंगे, तो ज्यादा चीजें मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकता, वो आपको वहीं समझनी है, मेरा टाइम किल होगा वरना। अभी फिलहाल सॉल्व कर देता हूँ। वेक्टर भी एज पर नीड होते हैं कि आपको कितना छोटा और कितना बड़ा जीन क्लोन करना है, अकॉर्डिंगली आपको वेक्टर चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ सुई से काम चल रहा है वहां तलवार यूज करोगे। तो हम प्लाज्मिड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि छोटा जीन था इंसुलिन का। यहाँ पे हमारे जीन्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो हमें फिर ईस्ट का आर्टिफिशियल, ईस्ट का ओरिजिनल क्रोमोसोम नहीं, ईस्ट का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और बैक और प्लाज्मिड में डिफरेंस है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था, और यहाँ जो BAC लिखा है वो बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम एज ए वेक्टर यूज करने वाले हैं, लेकिन वो क्रोमोसोम हम डिजाइन करेंगे, इसीलिए वो आर्टिफिशियल वर्ड वहां पे आया। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है। और फिर यूकैरियोट के वेक्टर अलग होते हैं, प्रोकैरियोट के वेक्टर अलग होते हैं। तो इसलिए ये वेरिएशंस आते हैं कि हम कौन सा वेक्टर सुटेबल है, या कौन सा टेक्नोलॉजी लाइक PCR है एम्पलीफिकेशन के लिए आप वेक्टर यूज कर रहे हो या PCR कर रहे हो। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। वेक्टर का प्लस पॉइंट ये है कि वो एम्पलीफिकेशन के साथ साथ एक्सप्रेशन भी दे देगा। PCR एक्सप्रेशन तो नहीं देता ना, PCR तो केवल DNA से DNA बना देगा। DNA से प्रोटीन बनाने के लिए आपको वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारी जरूरत की बात है कि हम PCR या वेक्टर में से क्या यूज करें। सूटेबिलिटी जो आपने पूछा वो एज पर नीड वेरिएबल होती है। कोई डाउट हो तो आप बताओ, मेरी बात पूरी हो गई। ओके सर। ओके ठीक है। सर अब मतलब किसी 50% वेक्टर से ये फायदा होगा कि हम उसका एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं कि हो रहा है या नहीं। ऑब्वियस है ना। देखो मेरे चीज में सिंपल सी बात है, आप कभी ये मत सोचिए बीइंग ए स्टूडेंट कि मैं जब चीजों को बोलता हूँ कि ऑब्वियस है, तो अब मैं मुझे अच्छे से पता है कि मुझे सारी चीजें पता है कि आपकी पूरे बायो में क्या है। आप अभी केवल ये चैप्टर पढ़ रहे हो और आपके डाउट्स अभी आ रहे हैं जिनको सॉल्व शायद एनसीईआरटी ने आगे किसी चैप्टर में किया हुआ है। और जब आप पूरी बायो पढ़ लोगे 11-12 की, तो आपके बहुत सारे कंक्लूजन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे कि वेक्टर और पीसीआर एक एपरेटस है जिससे आप केवल डीएनए या जीन को एम्पलीफाई कर रहे हो, बट उससे एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन के लिए आप पीसीआर से एम्पलीफाई करके एक्सप्रेशन के लिए वेक्टर यूज करो, या वेक्टर से एम्पलीफाई करके डायरेक्टली एक्सप्रेशन देख लो, दोनों हो सकती है। लेकिन कई बार जीन्स वेक्टर के साइज से बड़े होंगे, तो डेफिनेटली वी नीड ए पीसीआर। ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ वेक्टर से काम कर लेंगे, पीसीआर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पीसीआर की भी जरूरत पड़ सकती है। 50% जीन्स के फंक्शन हमें पता नहीं है, लेकिन जिन 50% के जीन्स के फंक्शन हमें पता है उनमें से भी केवल लेस देन 2% वो जीन्स है जो स्ट्रक्चरल जीन है, जिसको पूरे चैप्टर में हमने सिस्ट्रॉन के नाम से पढ़ा, जिनका एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड बनता है जो हमारे फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी क्या होंगे? ऑब्वियस है कि फिर ऑब्वियस आएगा, बाकी मतलब बताओ क्या होंगे फिर। अब आप बताओ, चलो यही क्वेश्चन का आंसर दो। अभी मैं लिखने वाला हूं कि लेस देन 2% जीनोम हमारा फंक्शनल है विच कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन। तो इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं 2, मान लीजिए कि 50 तो ये निकाल दो, अब जो 50 बचा उसमें से 2 हमारे काम का है, तो 48% का क्या रोल होगा? सर इवोल्यूशन। एवोल्यूशन में तो फिर यही हो गया ना, एवोल्यूशन में तो इंट्रॉन आएंगे, इंट्रॉन का कोई काम तो होता ही नहीं, वो तो हम यहां से देख लेंगे। आपने सिस्ट्रॉन के अलावा कोई और जीन पढ़े हैं? बताओ। म्यूटॉन, रिकॉन। रिकॉन और म्यूटॉन तो रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन तो सिस्ट्रॉन वाले के हिसाब से ही होगा, और म्यूटेशन फिर आप यहीं पढ़ते हो। और सिस्ट्रॉन में पूछ ही रहा हूं, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन्स। लेस देन 2% ऐसे हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, सिस्ट्रॉन, जिनको स्ट्रक्चरल जीन बोला। तो स्ट्रक्चरल जीन के अलावा कोई और जीन पढ़े आपने? सर ओपेरॉन। ओपेरॉन तो प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में तो नहीं होता।
ये भी पढ़ाया था। आप तो ह्यूमन जीनोम पढ़ रहे हैं। रेगुलेटरी जीन है ना, आप ओपेरॉन की जगह क्या बोलना चाहिए था आपको, रेगुलेटरी जीन, जो ये 2% अपना काम कब करेंगे या नहीं करेंगे ये गवर्न करेंगे, है ना। ओपेरॉन जैसा ही कुछ होगा, जीन बैटरी मॉडल एक वर्ड लिख दिया था मैंने, तो नाम तो सेम रहेगा ना, बिकॉज ये जीन क्या है, रेगुलेटरी जीन्स हैं। रेगुलेटरी जीन का फंक्शन क्या है, सिस्ट्रॉन अपना काम करें या ना करें ये देखना, और सिस्ट्रॉन तो अपना काम कर ही रहे हैं, वो <2% में आ ही गए, है ना। तो बाकी के 48% अप्रोक्सीमेटली क्या कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में इनको रेगुलेट कर रहे हैं। उनका कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, बट उनका इनडायरेक्ट फंक्शन है, वो इनको रेगुलेट करेंगे और ये अपना काम करेंगे। इस तरीके से आएगा, है ना? हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो रेपिटेटिव डीएनए का बना हुआ है। आपने अगर पूरा देखा तो हेट्रोक्रोमेटिन, टीलोमियर, सेंट्रोमियर, वाई क्रोमोसोम, बहुत सारी जगह हमारे पास रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हैं। सो वी हैव लार्ज पोर्शन ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस। इसी रिपीटेड सीक्वेंस को आपने यूज किया था, दिस इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्योंकि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में सेंट्रोमियर, टीलोमियर, ये दो चीजें आएंगी ही आएंगी, और अगर क्रोमैटिन है तो हेट्रोक्रोमैटिन भी आएगा, और ह्यूमन मेल होगा तो वाई क्रोमोसोम भी डेफिनेटली आएगा। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आप इनको यूज करते हो, उनकी डायनामिक्स में, मतलब उनका काम क्या है और वो किस तरीके से ह्यूमन की बायोलॉजी में रोल प्ले करते हैं वो देखते हो, और इवोल्यूशन में किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट थे, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कहा गया था। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और इवोल्यूशन, ये सब बेसिकली हमारे रिपीटेड सीक्वेंस के पार्ट में आता है। जहां तक हम 24 क्रोमोसोम्स की बात अगर करें, 1 to 24 हमारे पास क्रोमोसोम है, उनको नंबर दिए गए हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 1 हमारी बॉडी का सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, इसलिए मैक्सिमम जीन वहीं पे आएंगे, और क्रोमोसोम नंबर वाई हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है, और फिर सबसे कम जीन्स भी वहीं पे आएंगे। सो ऑन क्रोमोसोम नंबर 1 जो नंबर ऑफ जीन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स है, and that number is 2968. 2968 genes are present on chromosome number 1, and chromosome Y जो obvious है कि मेल में आ रहा है, इसमें सबसे कम है, मिनिमम या फ्यूएस्ट लिख सकते हैं, and that number is 231. So सबसे ज्यादा जीन है क्रोमोसोम नंबर 1 पे, और सबसे छोटा क्रोमोसोम हमारी बॉडी में वाई है, जिसमें सबसे कम जीन्स प्रेजेंट है। क्लियर? इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, हमारी बॉडी में टोटल 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जहां पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है। मतलब अगर मैं बोलो सर, जो आपने कहा लार्ज पोर्शन ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस है, वो सर सब में हर एक इंडिविजुअल में सेम होगा सब में, रिपीटेड? उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना, सीक्वेंस सबका अलग अलग हो सकता है, बट रिपीटेड है। सीक्वेंस अलग इसलिए होगा बिकॉज एंसेस्ट्रल लाइंस अलग अलग हैं। आपको पढ़ाया था वीएनटीआर, वीएनटीआर कितने हैं, उनका साइज क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, रिपीट कितनी बार होंगे, 80 होंगे या जीसी होंगे, ये सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन वीएनटीआर रिपीटेड है, ये तो शुरू में ही कर लिया था। सर बोलो सर, तो ये हम लोग इसी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों नहीं करते हैं? किससे? जो आपने कहा लार्ज पोर्शन ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस है, और किससे किया था? सर हमने भी तो इंट्रॉन से ही किया था। वो तो सर बल्क आपने डीएनए से हमने वो डीएनए किया था। सैटेलाइट की फॉर्म में अलग किया था ना, जो 0.1% डिफरेंस हमें देता है, क्योंकि हमें वहां डिफरेंस को स्टडी करना था। वहां आपको अपना जीनोम पता नहीं करना है, आपको ये पता करना है कि मेरा जीनोम का कितना पोर्शन मेरे बेटे में या बेटी में गया हुआ है। तो हमें पैटर्नल मैटरनल डिस्प्यूट या हमें टैली करना था किसी चीज को, तो कंपेयर करने के लिए तो जो हमारा एंगल था हम उस पर फोकस करेंगे ना। यहाँ पे हमें कंपेयर नहीं करना, यहाँ पे तो मुझे पूरा जीनोम चाहिए अपना, मुझे किसी से कोई कंपेयर नहीं करना, बस मेरे जीनोम का एग्जैक्टली A to Z सीक्वेंस पता कर दो। तो दोनों का एंगल अलग हो गया, तो वहां जितनी जरूरत थी उतनी की गई, लेकिन वहां पे जो भी किया गया तो किया तो उस 0.1% से गया ना, क्योंकि हमें वहां डिफरेंस देखना था।
तो जो हमें इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करता है हमने वो देखा, यहाँ पे हमें डिफरेंस तो देखना नहीं है, यहाँ पे तो हमें इंडिविजुअलिटी जो प्रोवाइड करता है 0.1 वो भी देखना है, और जो 99.9% कॉमन है वो भी देखना है, हमें तो A to Z सारा देखना है। तो यहाँ सारा स्टडी किया गया। ओके सर, समझ गया। लास्ट लाइन ये है कि मैं आपको बता रहा था कि अगर दो इंडिविजुअल्स के जीनोम को देखा जाए, पूरे पूरे जीनोम को, बाई चांस हम कंपेयर करने बैठे कि मेरा जीनोम और आपका जीनोम कितना डिफर करता है, कहाँ कहाँ डिफर करता है बेसिकली, तो हम दोनों के जीनोम में 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी आएंगी जहां पे केवल एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आएगा। मान लीजिए एक लोकेशन है जहां पे मेरी बॉडी में केवल एडेनिन आ रहा है और आपकी बॉडी से जो लिया गया वहां पे सिर्फ ग्वानिन आ रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आ रहा है, बाकी वो जगह पूरी एक जैसी है। तो ऐसी जगह हमारे पूरे जीनोम में कितनी है? 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जहां सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आता है। इसी को बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म तो है ही, तो ये SNP कहलाएगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये लास्ट है, इसमें अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं वेयर सिंगल वन बेस, या आप चाहें तो न्यूक्लियोटाइड लिख सकते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस occurs in genome। इसे कहते क्या है? इसे लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP। इन शॉर्ट कई बार इसको बोल देते हैं SNPs, SNIP। SNPs का मतलब क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करना है तो किससे करोगे? माइक्रोसैटेलाइट से, मिनी सैटेलाइट से? बताओ। माइक्रो से, क्योंकि माइक्रो 1 to 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को भी रीड कर सकता है। मिनी सैटेलाइट्स जो VNTR था वो 11 मिनिमम होने चाहिए थे वहां पे, इसीलिए हमने पहले ही लिख लिया कि हमने इसको माइक्रो सैटेलाइट से स्टडी किया था। तो क्योंकि हमें एक एक डिफरेंस पता करना था कि एक न्यूक्लियोटाइड भी छूटना नहीं चाहिए, तो बिकॉज ऑफ दैट हमने माइक्रो सैटेलाइट को यूज किया। अब इस इंफॉर्मेशन का जो ये SNP है, इसका एक प्रैक्टिकल यूज भी है, आपको बुक में लिखा हुआ है इसी सेंटेंस में कंटिन्यूएशन में, कि हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड किस चीज में कर सकते हैं? टू स्टडी, क्या क्या आएगा? प्रोबेबल कॉज ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज अगर किसी लोकेशन में हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्योंकि हमने लिखा था स्टार्टिंग में कि ह्यूमन जीनोम में जब इंट्रोडक्शन आपने लिखा था पिछली क्लास में, तो वहां पे ये था कि हम अर्ली डायग्नोसिस करना चाहते हैं सो दैट हम अर्ली ट्रीटमेंट देख सके। तो कोई भी डिजीज होने का प्रोबेबल कॉज क्या है, और इन टर्म्स ऑफ ससेप्टेबिलिटी कि आप कमजोर हैं, आपकी बॉडी में पैथोजन आसानी से डिजीज कॉज कर सकता है, या आपकी बॉडी रेजिस्टेंस को शो करती है। एक ही ह्यूमन पॉपुलेशन है बट उसी में से कुछ ह्यूमन ऐसे हैं विच आर प्रोन टू डिजीज, जिनमें डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, एंड कुछ ऐसे हैं विच आर रेजिस्टेंट टू दैट डिजीज। तो क्या हो सकता है? ऊपर कर दीजिए। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा होने का रीजन, मान लीजिए मुझे एक ही पैथोजन से मेरी बॉडी रेजिस्टेंट है या मेरी बॉडी वीक है, तो मुझे वो पैथोजन डिजीज कॉज कर लेता है, और आपकी बॉडी उस चीज के लिए रेजिस्टेंस को शो करती है, तो आपकी बॉडी भी है बट आपको डिजीज नहीं होती, जबकि हम दोनों एक ही एरिया में रह रहे हैं, एक ही बेल्ट में रह रहे हैं, एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन को शेयर कर रहे हैं, फूड भी हमारा दोनों का कॉमन है। तो इसका कॉज क्या होगा? क्यों ऐसा है कि एक पैथोजन एक ह्यूमन में डिजीज कॉज कर रहा है और दूसरे में नहीं कर रहा है, जबकि दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन, दोनों का एनवायरनमेंट एक ही जैसा है? तो उसका प्रोबेबल कॉज ये हो सकता है कि दैट सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस
जो शायद मुझे और आपके डीएनए को अलग अलग बनाता है। तो उस चीज पे भी आगे फोकस इन फ्यूचर कभी किया जाएगा। ये फ्यूचर चैलेंजेस में आती हैं कि कोई भी डिजीज के लिए प्रोबेबिलिटी और कैलकुलेट करनी है कि डिजीज होगी या नहीं होगी, इस बात को हम कहाँ से देखेंगे? तो इस बात को हम यहीं से देख सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? ह्यूमन की सर एक्सक्यूज, यस बोलो बेटा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो बर्थ के बाद आती है, तो फिर उसका जीन मतलब उससे एक्वायर करने की जीन पहले से ही होती है? हाँ, जीन तो सबके पास है, हमारे पास जीन तो सबका जाइगोट तो एक ही जैसा है। तो जो इम्यूनिटी मान लीजिए मदर से मिली हमें या बाय बर्थ हमें मिली हुई है, तो वो तो रहेगी हमारे पास, और जो हम एनवायरमेंट से लेंगे वो भी हमारे पास आएगी। तो नेचुरल और इननेट मतलब दोनों टाइप की इम्यूनिटी तो है, बट डीएनए तो कॉमन ही है ना हमारी सेल्स के अंदर अगर देखा जाए। सर जो एक्वायर्ड, हाँ, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो वैक्सीनेशन। आप ये है कि जैसे वैक्सीन से ले रहे हो, तो वैक्सीन से अगर आप ले रहे हो तो आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ लिया। अब उस केस में क्या है कि वैक्सीन तो जितनी आपको दी गई है उतने पैथोजन के लिए आप रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं ना, ऐसा सर पॉसिबल है उसका क्या? जीन पहले से होता है कि हम उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करेंगे? नहीं नहीं, उसमें जीन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे पोलियो हमारी बॉडी में नहीं हो रहा, मेरी मेरी बॉडी में मुझे पोलियो का वैक्सीन मेरे बर्थ के टाइम पे दिया गया। तो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन इज कॉल्ड एटीन्यूएटेड वायरस। मान लीजिए अगर वायरल है तो वायरल वैक्सीन है, तो हम वायरस की बात कर रहे हैं। तो पोलियो का वायरस जिसकी सरफेस की प्रॉपर्टी को किल करके हमें दे दिया गया। तो और बॉडी में जो रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडी की जो स्पेसिफिसिटी है वो सरफेस के अकॉर्डिंग होती है। तो जब वही पोलियो का वायरस जो वैक्सीन की फॉर्मेट में हमें दिया गया, जब हमारी बॉडी में पहुंचेगा तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। हालांकि वो वायरस बेकार है, कोई काम का नहीं है, केवल उसका हमें शेल दे दिया गया, बाहर का कवरिंग, उसके जीनोम उसकी डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी को किल कर दिया गया है। तो वायरस तो जाएगा लेकिन पोलियो नहीं कॉज करेगा। ये तो वैक्सीन का रूल हो गया। अब मान लीजिए बच्चा बड़ा हुआ, अचानक से वो एक्चुअल वायरस से एक्सपोज हुआ। तो जब एक्चुअल वायरस से एक्सपोज होगा तो ऑलरेडी उस वायरस की सरफेस और जो वैक्सीन के वायरस की सरफेस थी वो एक ही थी, तो एंटीबॉडी बनी हुई है, वो आके पोलियो के वायरस को किल कर देंगी और फिर हमारा पोलियो से हम बच गए। ऐसे में जिन जिन के वैक्सीन दिए गए वो हो गए। तो इसमें हमारी बॉडी में डीएनए क्या है वो तो मैटर ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने तो एंटीजन के अकॉर्डिंगली एंटीबॉडी बनाई ना, एंटीजन दिया गया था तो एंटीबॉडी बन गई हमारे पास। तो इसमें तो कोई डीएनए का रोल ही नहीं आएगा कि यहाँ पे सेम होगा या नहीं होगा। इन अदर केसेस अगर देखा जाए, आप वैक्सीन वाला केस छोड़ दीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय वैक्सीनेशन अगर छोड़ दीजिए, तो फिर हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो हमें, इम्यूनिटी इज बेसिकली डिपेंड ऑन एक्सपोजर। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 99.9% तो सबका एक जैसा है। अगर सबका एक जैसा है तो फिर ऐसा क्या है कि किसी पर्सन में कोई भी जीन एक्सप्रेस होती है और किसी पर्सन में कोई नहीं होती। मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 2%, लेस देन 2% लिखी, ये सब में है। मेरी बॉडी में भी आपकी बॉडी में भी स्किन कलर आएगा ही आएगा, किसी का ब्लैक, किसी का व्हाइट, किसी का एल्बिनो, किसी का मुलट्टोस, कुछ ना कुछ आएगा, बट डेफिनेटली आएगा, बिकॉज स्किन कलर के जीन दोनों जगह है ना। लेकिन अब किसी की स्किन के अंदर चेंजेस हैं, किसी की स्किन में रैशेस ज्यादा पड़ जाते हैं, किसी में, अब स्किन की मान लीजिए एनाटॉमी आप पढ़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो फिक्स नहीं होता ना कि मेरी बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स या सिबेशियस ग्लैंड का अमाउंट ज्यादा होगा, नंबर ज्यादा होगा, आपकी बॉडी में कम होगा। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये उस जीन जो सिबेशियस ग्लैंड या जो स्वेट ग्लैंड बनाती हैं उन पे डिपेंड करता है कि अगर वो जीन ज्यादा एक्सप्रेस हो गई होगी तो उतने ही यूनिट एरिया में 1 mm² एरिया अगर ले लिया जाए तो उतनी ही स्किन के अंदर नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स किसी में ज्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा। अमाउंट ऑफ स्वेट अकॉर्डिंगली ज्यादा बनेगा या कम बनेगा। पर्सन एक ही है, किसी को पसीना आता है गर्मी में, किसी को नहीं आता। पर्सन एक ही है, सब 18 साल की एज में, किसी के पिंपल्स हो रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है, किसी के नहीं हो रहे, पूरी लाइफ किसी के नहीं होते। हार्मोन सबके वही बनते हैं, किसी में ज्यादा बन जाते हैं तो किसी में कम बन जाते हैं। ये जो वेरिएशन है, दैट वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ जीन टू द सर्टेन एनवायरमेंट। और वो सर्टेन एनवायरमेंट क्या होगा वो किसी का कुछ नहीं पता, वो सबका अलग अलग होता है। आपका एग्जैक्टली जाइगोट किन कंडीशंस में बना वो कुछ भी हम नहीं कह सकते। तो कोई भी, मान लीजिए मेरी बॉडी की स्किन बहुत रश है, गर्मियों में भी मुझे मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, लोग विंटर में भी नहीं लगाते कुछ। तो किसी की ऑयली है तो विंटर में भी नहीं लगाता, मैं तो विंटर में, गर्मियों में मॉइस्चराइजर लगाऊंगा। तो ये क्यों डिफर कर रहा है? किसी को विंटर्स में भी स्वेटिंग होती है, समर में स्वेटिंग तो सबको होती है। किसी की बॉडी से एक पर्टिकुलर स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल आती है, आप दूर से लोकेट कर लेते हैं। तो क्या ऐसा है कि उसकी बॉडी में वो जीन काम कर रही है, हमारी बॉडी में नहीं कर रही? ऐसे सारे रीजन के लिए जो प्रोबेबल कॉज है
वो इस एसएनपी से सॉल्व हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, कि क्यों किसी पर्सन के अंदर एक चीज है और नहीं है, जबकि जीन दोनों के पास है, लेकिन वो जीन ज्यादा काम कर रही है और कम काम कर रही है, तो इसका रीजन प्रोबेबली यहां से निकाला जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे लिख रहे हैं। ह्यूमन की हिस्ट्री को ट्रेस करना हो तो भी आप इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पे जाएंगे। अगर डिजीज एसोसिएटेड कोई सीक्वेंस है तो उसकी क्रोमोसोम की लोकेशन क्या होगी। मान लीजिए एक पैथोजन डिजीज कॉज कर रहा है तो या रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है वो पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करने की पावर हमारे पास है। तो फाइट करने की पावर हमारी बॉडी के कौन से जीन से होगी और वो जीन प्रोबेबली कौन से क्रोमोसोम पे होगा। तो हमें वो पता करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। लाइक थर्ड जो आप लिखने वाले हैं, दैट इज ट्रेसिंग। हो गया डाउट आपका सॉल्व क्रोमोसोमल, क्योंकि ये सब फ्यूचर है यस सर। है ना। इसमें सब जगह प्रोबेबल वर्ड आएगा। ये फ्यूचर चैलेंजेस करके एक पैराग्राफ आपकी बुक में लास्ट में दिया होगा, या जो आपको केल्विन का मॉड्यूल मिला होगा उसमें मैंने और क्लियर लिखा हुआ है, क्योंकि सब डिक्टेशन है, उस सब की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में है वो तो आप समझ ही सकते हैं। फ्यूचर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस, तो इस एसएनपी का प्रोबेबल यूज आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है वो ये दिया हुआ है। तो एसएनपी की प्रोबेबल जो यूज है वो ये हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे, है ना। अब जैसे दिल्ली का ये एरिया है, आप अगर न्यूज सुन रहे हो तो आने लगा है न्यूज में कि दिल्ली का सीरो सर्वे, आपने अगर सुना हो न्यूज वगैरह सुनते हैं कि कोविड के लिए सीरो सर्वे अभी सेकंड कराया गया, तो उसमें दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे मेंशन है कि साउथ वेस्ट दिल्ली के अंदर हर्ड इम्यूनिटी ज्यादा है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर हर्ड इम्यूनिटी लोगों में सबसे कम है। अब जब इतने क्लोज में है तो रीजन क्या, क्यों ऐसा है कि कोविड के लिए साउथ वेस्ट दिल्ली के लोग ज्यादा इम्यूनिटी को शो कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग सबसे कम इम्यूनिटी को शो कर रहे हैं। अब इतने क्लोज में क्या रीजन निकालोगे आप। अभी सर एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर तो दैट में भी प्रोबेबल कॉज ना। क्या एनवायरमेंटल फैक्टर होगा, साउथ वेस्ट दिल्ली सर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल तो एक्चुअली बेसिकली लाइफस्टाइल में क्या है, जब डिजीज होती है ना तो सबकी लाइफस्टाइल एक ही जैसी हो जाती है। मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है कि इस टाइम पे किसी को पिज्जा खाने का मन नहीं कर रहा होगा, कर भी रहा होगा तो कोई नहीं करने जाएगा, बिकॉज डर है बाहर का खाना नहीं खाना, है ना। तो अब कोई पिज्जा और पास्ता और नूडल्स के लिए बाहर नहीं जा रहा, घर में जो बन जाएगा वो। और आज से अगर कुछ महीने पहले की बात की जाए तो मैं यमुना विहार में रहता हूँ, यहाँ पूरी सड़क शाम को 7 से लेके 11 बजे तक मोमोज के कॉर्नर्स पे ही दिखाई देते हैं लोग मुझे। तो सारे स्टूडेंट्स, सारे यंग एज के जो लोग हैं वो यही करते हैं। बेसिक है कि प्रोबेबिलिटी जो रीजन, अगर कभी यूएस जैसे कंट्री हम होते, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होती, हमारे पास इतनी फंडिंग होती, तो शायद हम ये टेस्ट कर पाते कि उसका रीजन क्या है। अभी तो हमने सिर्फ ये टेस्ट किया कि हर्ड इम्यूनिटी किसमें कम है किसमें ज्यादा है, बट क्यों कम है क्यों ज्यादा है उसका रीजन प्रोबेबल यहां से निकल के आ सकता है। लेकिन उसके लिए हमें फिर बहुत सारा पैसा, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे हमें साइंटिस्ट और लैब्स चाहिए, जो ऑब्वियस है दिल्ली तो छोड़ो, पूरे इंडियन गवर्नमेंट के पास इतनी चीजें नहीं है, है ना। इस पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन ढूंढोगे तो आपको माइक्रो क्वांटिटी में भी कुछ नहीं मिलने वाला। सर तो ऊपर कर और दीजिए। वो भी ये 1990 की बात है, आज 2020 चल रहा है। 30 इयर्स पहले ये उन लोगों ने सोचा। हमारी रिसर्च वैसे भी 20 इयर्स पीछे चलती है डेवलप कंट्री यूएस या इंग्लैंड के से कंपेयर किया जाए तो ये प्रोबेबल रीजन है। आप जब इसके बाद आपकी बुक में फ्यूचर चैलेंजेस करके दिया है, और जब आप केल्विन का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंटरेस्टिंग से पॉइंट है। फ्रांसिस कॉलिंस एक नाम दिया होगा, जो ह्यूमन जीनोम पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। इस पूरे प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर थे वो फ्रांसिस कॉलिंस थे। इनका नाम एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। आप चाहें, केल्विन का मॉड्यूल है ना आपके पास? नो सर। क्यों यस सर। नहीं मिला? यस सर। फिर सर no, ऑनलाइन प्रोवाइड किया गया है ओनली। अरे जो भी अवेलेबल है ना, देख सकते हो ना केल्विन का मॉड्यूल क्लास खत्म होने के बाद। नहीं, कोई बात नहीं, देख सकते हैं सर। ठीक है, मैं पीडीएफ फाइल भेजूंगा तो एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। फ्यूचर चैलेंजेस करके एक पैराग्राफ होगा। ये फ्यूचर चैलेंजेस 2003 के हिसाब से हैं, आप 2020 में पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है।
तो उसमें जो बड़े पॉपुलर से कॉन्सेप्ट हैं लाइक डिजाइनर बेबीज, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया। डिजाइनर बेबीज का मतलब क्या है कि एक कपल जाएगा किसी क्लिनिकल रिसर्चर के पास, अपना बार कोड यानी ह्यूमन जीनोम का डेटा देगा, फ्लॉपी हार्ड ड्राइव जिस फॉर्मेट में भी होता हो, वो उस डेटा को एनालाइज करेगा और कपल अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, और जो क्लिनिकल रिसर्चर होगा वो ये देखेगा कि ये रिक्वायरमेंट ELSI में आती है या नहीं आती है। अगर नहीं आती तो वो अकॉर्डिंगली उसको चूज कर लेगा। लाइक कपल ने कहा कि मुझे बेबी का कलर ब्लू आइज नहीं चाहिए, मुझे ब्राउन चाहिए, मुझे स्किन का कलर ये चाहिए, मुझे स्ट्रेट हेयर चाहिए, कर्ली हेयर नहीं चाहिए। निग्रोज हैं, आपने देखा होगा नाइजीरियन, साउथ अफ्रीकन को, उनके हेयर का कलर कर्ली होता है बिकॉज डोमिनेंट हेयर पैटर्न इज कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर डोमिनेंट नहीं है। अगर वो कभी ये चाहे कि नहीं मुझे तो कर्ली हेयर की जगह स्ट्रेट हेयर चाहिए, देन व्हाट, तो फिर उसके लिए आप चेंज कर सकते हैं अपने जीनोम में, पैसा है, पावर है, तो उसके हिसाब से ये चीजें हो सकती हैं। तो डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही डिजाइनर ड्रग्स का कॉन्सेप्ट है। डिजाइनर ड्रग्स का मतलब है पर्सन स्पेसिफिक। अभी क्या होता है मार्केट में, पैरासीटामोल आता है कि आपको फीवर हुआ और आपने एक एनाल्जेसिक ले ली, एंटीपायरेटिक ले ली, तो अकॉर्डिंगली आपको फीवर या पेन किलर का काम पैरासीटामोल ने कर दिया। लेकिन कभी आपने देखा हो या सुना हो इस तरीके से कि ये वाले डॉक्टर की दवाई सूट करती है और ये वाले डॉक्टर की दवाई सूट नहीं करती। आप इसको प्रैक्टिकली आज इस चीज को सोच के देखो, दोनों डॉक्टर MBBS हैं, दोनों ने पैरासीटामोल ही लिखा, फिर ऐसा क्या था कि उस डॉक्टर की पैरासीटामोल से आप ठीक हो गए और इस डॉक्टर की से नहीं हुए? तो उसका रीजन क्या है? ड्रग की डिजाइनिंग। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज, तो आप क्या लिखोगे? C6H12O6। बट मार्केट में ग्लूकॉन D अलग आता है और ग्लूकोज L अलग आता है। अब बॉडी में क्या रिएक्ट करता है? ग्लूकॉन D, ग्लूकोज D वाला, D ग्लूकोज, L ग्लूकोज, ये सब आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर है, हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर है वो D ग्लूकोज है, इसलिए अगर हम ग्लूकॉन D लेंगे तो वो जल्दी घुल जाएगा और अकॉर्डिंगली बॉडी में जल्दी एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही अमाइनो एसिड्स के लिए भी होता है कि D लाइसीन है, L लाइसीन है, तो बॉडी में जो है वही अगर हम लेंगे तो ऑब्वियस है रिएक्टिविटी फास्ट रेट से होगी। तो ड्रग डिजाइनिंग का मतलब क्या है कि एक बेसिक ड्रग बना दी गई, एक सर्किल मान लीजिए बना दिया गया। अब आपसे कहा जाए कि इस सर्किल में क्या है, इस सर्किल में सिर्फ ये है कि यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल इधर है, ये मैं इस ड्रग को डिजाइन कर रहा हूँ और उस ड्रग में मैंने C की यहाँ पे H कर दिया, यहाँ OH कर दिया, मैंने केवल कन्फर्मेशनल चेंजेस किए, फार्मूला दोनों का वही निकल के आएगा, दोनों में यहाँ पे COHH COHH है। अब क्या सिस और ट्रांस करने से किसी ड्रग की रेपेसिटी पे, रिसेप्टर्स पे फर्क पड़ेगा? अगर सिस की जगह हम ट्रांस पैरासीटामोल ले लें तो क्या हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे? दैट इज कॉल्ड ड्रग डिजाइनिंग, कि हम एक ड्रग को डिजाइन कर रहे हैं सो दैट वो बॉडी में रिएक्ट कर सके और ड्रग के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएं। तो आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि पर्सनलाइज्ड ड्रग आएंगी आपके बार कोड के हिसाब से, क्योंकि बार कोड के हिसाब से आपके फिंगरप्रिंट या DNA का जो ह्यूमन जीनोम है, इसके हिसाब से क्या होगा, हमें पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन से, हमारी न्यूरॉन्स पे कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं और इन रिसेप्टर्स को कौन से फंक्शनल ग्रुप ज्यादा रिएक्ट करते हैं। अगर हम वो फंक्शनल ग्रुप किसी ड्रग में डाल देंगे तो न्यूरॉन्स जल्दी उस ड्रग को लेंगे, अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं ब्रेन या जो भी बॉडी में रिस्पॉन्स है वो जल्दी हो जाएगा। तो डिजाइनर ड्रग्स का कॉन्सेप्ट है, डिजाइनर बेबीज का कॉन्सेप्ट है, अर्ली डायग्नोसिस है। अर्ली डायग्नोसिस इस SNP से पॉसिबल है कि किसी एक पॉपुलेशन में ह्यूमन डिजीज क्यों हर साल होती है और किसी उसी पॉपुलेशन में जो नियर बाई है उनमें वो चीज नहीं होती, तो दैट इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन वन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। अगर हम ये डायग्नोस कर पाए तो हम किट्स डेवलप कर पाएंगे, डिजीज होने से पहले ही डायग्नोसिस जब हो जाएगी तो प्रिवेंशन ही कर लेंगे, हमें क्योर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दीज आर द फ्यू। अगर लास्ट में आप देखोगे तो इस फ्रांसिस कॉलिंस ने ये जब पूरी कैलकुलेशन की थी तो उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है अभी हमारा 58 ईयर्स है अप्रोक्सीमेटली, ह्यूमन का एवरेज लाइफ स्पैन 58 ईयर्स है। ह्यूमन हम एक एवरेज ले रहे हैं पूरे वर्ल्ड से। वो एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन अगर डिजाइनर ड्रग्स और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो सोच रहे हैं वो अगर हम कर पाए 2050 तक तो 90 ईयर्स हो जाएगा। मतलब 30 साल आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा लेंगे जस्ट बाय यूजिंग योर और जीनोम इन ए डिजाइंड वे। हम अपने ही जीनोम को एक प्रॉपर वे में यूज करेंगे। लेकिन ये सब टेक्नोलॉजिकल हैं, इन चीजों में फ्यूचर चैलेंजेस हैं, ये आने वाले टाइम पे इसमें से क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे ये वेरिएबल है। तो ऐसा एक पैराग्राफ इंटरेस्टिंग से आपकी बुक में दिया हुआ है,
वो आपको चाहे तो पढ़ लीजिएगा, वरना एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा हो गया। बीच में एक लाइन स्किप कर गई थी मैंने, वो आप लिख लीजिएगा। क्रोमोसोम नंबर 1 हमारी बॉडी में सबसे लास्ट में सीक्वेंस किया गया, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, कहीं भी लिख लीजिए आपको याद रहेगा। क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज सीक्वेंस्ड या सीक्वेंस कंप्लीटेड, सर ऊपर कर दीजिए आप। जस्ट मिनट, इन मे 2006. This is the last chromosome sequenced out of 24 in human genome. हमारी बॉडी में 24 क्रोमोसोम है, सबसे लास्ट में जो क्रोमोसोम सीक्वेंस किया गया था वो क्रोमोसोम नंबर 1 था। सिंपल है, बिकॉज सबसे बड़ा है ये, तो सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगा। और ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था प्रोजेक्ट 2003 में पूरा हो गया है, लेकिन इसका सीक्वेंस 2006 में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम पूरा देखेंगे तो 16 साल हो जाएगा, लेकिन राइट आंसर 13 ईयर्स ही माना जाता है, क्योंकि इसमें अलाइनमेंट करना बाकी था जो लास्ट में करते, क्योंकि जितनी बड़ा सीक्वेंस होगा, आपने लिखा अभी क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर जीन्स का नंबर देखोगे तो 2900 अप्रोक्सीमेट है। तो इतने सारे जीन्स के जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लग ही जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट इसको हमने कंप्लीट तो 2006 में किया, मई 2006 में। हालांकि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गया, ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था 2003 में, तो इसलिए वो 13 ईयर्स का मेगा प्रोजेक्ट कहलाया। ये हो गया हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बट अब ये कल ही होगा। अच्छा हाँ, एक अनाउंसमेंट भी, मेरी क्लास परसों की जगह कल होगी, मतलब फ्राइडे को जैसे आपकी बॉटनी की क्लास होती है, तो कुछ रीशफलिंग कर ली गई है, कुछ इश्यूज हैं उसमें, तो आपकी बॉटनी की कल क्लास होगी सेम टाइम पे 6:30, है ना। और फ्राइडे की क्लास के लिए आप अपना मैसेज जो भी देखते हैं वो देख लीजिएगा, जो कैल्विन ऑफिशियल से आएगा आपको। बट कल आपकी बॉटनी की क्लास होगी 6:30 से। कोई डाउट किसी को, बताओ कुछ। अब आप अपनी चीजों को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आपको पढ़ना है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे सकता हूं बस, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसपे आपने म्यूटेशन, पॉलीपोलाइडी, हाइब्रिडाइजेशन, मेंडल ने जो किया था वो हाइब्रिडाइजेशन था। म्यूटेशन मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया था, म्यूटेशन में जीनोमैटिक म्यूटेशन में पॉलीपोलाइडी भी पढ़ाई थी। तो उन तीनों चीजों की जरूरत हमें नेक्स्ट चैप्टर में पड़ेगी। हालांकि बॉटनी में जो आएगा, इस चैप्टर में 4 मेथड्स दिए। एक सिंपल सा लॉजिक है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस के बाद आया तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, और धीरे धीरे जब हम अर्बनाइजेशन में गए तो लैंड फॉर एग्रीकल्चर कम होती जा रही थी। तो इस चैप्टर का नाम इसी बेसिस पे दिया गया, स्ट्रेटजीज, मतलब वो मेथड्स हमें देखने हैं जिनसे आप एनहांसमेंट कर सकते हैं इन फूड प्रोडक्शन, कि फूड का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। फूड 2 तरीके से यूज होते हैं, 10th की बुक में था ये, डेड स्टॉक एंड लाइव स्टॉक। जैसे लाइव स्टॉक मतलब लाइव एनिमल्स सोर्स एज ए फूड, है ना, लाइक हैन हो गया, या आपने गोट हो गया, या जितने भी आप एनिमल्स को नॉन वेजिटेरियन डाइट में यूज करते हैं, उनको जब चाहे तब किल करके उनके प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, तो वो लाइव स्टॉक कहलाते हैं। और जितने प्लांट बेस्ड हैं वो सब डेड स्टॉक कहलाते हैं, बिकॉज प्लांट को तो आप मार के यूज करोगे, वीट को स्टोर करोगे, राइस को स्टोर करोगे, अगर मूली है तो आप जमीन से निकाल के उसे यूज करते हैं तो डेड हो ही जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डेड स्टॉक। तो आपको एक एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, वो जूलॉजी में सर पढ़ाएंगे। बाकी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग, हम वो पढ़ेंगे। माइक्रोब से रिलेटेड अगर कोई चीज है, माइक्रोब भी एज ए फूड यूज हो सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से सिंगल सेल प्रोटीन कहलाता है। और प्लांट्स को हम आर्टिफिशियली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो हमें टिश्यू कल्चर भी, प्लांट टिश्यू कल्चर भी पढ़ना है। तो इस चैप्टर में 4 पॉइंट्स दिए, 4 स्ट्रेटेजीज दी हुई हैं, आउट ऑफ 4 3 आपको मैं पढ़ाऊंगा। एनिमल हस्बेंड्री वो आपको जूलॉजी में सर पढ़ाएंगे, है ना। प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन, एंड थर्ड वन इज प्लांट टिश्यू कल्चर, ये हमें पढ़नी है ना।
स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर और इसके बाद माइक्रो वाला चैप्टर, ये भी आपके फेज 5 में है। तो हालांकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो काफी बड़ा चैप्टर था मॉलिक्यूलर, और इससे पहले वाला भी। यस, एनी डाउट? कल आप प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे डायरेक्टली? नो? ओके, ऑफ करते हैं फिर, है ना?